Hi everyone, a very good evening and a very warm welcome to today's session. I hope you guys are doing absolutely fine and amazingly well, taking good care of yourselves and your loved ones. सत श्री अकाल, नमस्कार, bonjour, आदाब. बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के सेशन में, जहाँ पे हम करने वाले हैं डिस्कशन ऑफ द गाइडिंग वैल्यूज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. Now, a quick reminder to all my dear students, just in case if your friends are not here, please let them know that the session has started being premiered and they should be here so that they do not miss out on the discussion. And I wouldn't like it. I wouldn't feel good about that. तो किसी का भी मिस ना हो जाए, तो उनके साथ फटाफट से हम लिंक शेयर कर देंगे और उनको बता देंगे कि सेशन चालू हो गया है, तो वो भी आए और ज्वाइन कर ले और देख ले सेशन को. मिस ना करें, अभी नहीं तो बाद में ही सही, लेकिन मिस नहीं करना है. ऑल्सो ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है. एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से मैं नेसेसरली नहीं कहूंगी, क्योंकि भैया 9th में तो हर एक स्कूल की अपनी मर्जी होती है, वो हो सकता है इस चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन दे भी या नहीं भी. बट इन जनरल फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द वेरी फैक्ट दैट वी आर इंडियंस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी शुड बी अवेयर एज द वन ऑफ द बिगेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड, कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारे सिटीजन्स को राइट पूरी ग्रांट करता है, वो बना कैसे. ऑल्सो दिस इज द concluding session of the chapter constitutional design. तो ये हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है डिस्कशन. पिछले सेशन में हमने मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डिस्कस किया था, वहां पे थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में ज्यादा डिटेल में हम डिस्कस नहीं कर पाए थे, कुछ चीजें रह गई थी, पर टेंशन नहीं लेना है, वो हम आज कर लेंगे. थोड़ा सा लंबा चलेगा सेशन, मेंटली प्रिपेयर्ड हो जाओ. चाहो तो आप बाद में, मतलब थोड़ा सा जितना देखना चाहो, लेटर ऑन यू कैन वॉच इट एज अ रिकॉर्डिंग. कोई प्रॉब्लम नहीं है. और कोई भी डाउट्स है, क्वेरीज है, आपको पता है where you can reach out to me, just put it in the comment section, I will reply back to you. So that's all I wanted you guys to know. Now let's begin. We'll start with a quick recap of what we have done in the previous session. But before that, ma'am will introduce herself just in case if you've not met her. Hi बच्चों, मेरा नाम है अंकना और मैं हूँ आपकी expert for social sciences at Imbibe, coming with an experience of more than 9 years in the field of education, where I hope that you've seen me somewhere before, where I've taught both online and offline for CBSE and ICSE. I've done my studies in the field of humanities, hence I specialize both in English and social science. Now I'm hoping that you guys have done this. Do let me know in the chat. तो हमने पिछले सेशन में पढ़ा कि एक जो रिटन सेट ऑफ रूल्स होता है, जो सारे लोग एक्सेप्ट करते हैं, जैसे कि हमने इंडियन प्रियम्बल की भी डिस्कशन की थी. उसमें क्या लिखा होता है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, है ना, वी सोलमली एक्सेप्ट दिस एज आवर कॉन्स्टिट्यूशन. ये सब हम एक्सेप्ट करते हैं कि हम क्या करना चाहते हैं. तो जब लोगों के द्वारा एक्सेप्टेड सेट ऑफ रिटन रूल्स होता है, जो सुप्रीम लॉ बन जाता है, और उस रूल ऑफ लॉ को ही सब लोग अबाइड बाय करते हैं और फॉलो करते हैं, दैट इज व्हाट इज रेफर्ड टू एज कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन जनरेट करता है एक डिग्री ऑफ ट्रस्ट लोगों के बीच में, पावर को क्लियरली डिवाइड और सेग्रीगेट करता है और स्पेसिफाई करता है कि गवर्नमेंट कैसे बननी चाहिए और किसके पास पावर होना चाहिए. कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स जो थे हमारे, उनको इस बात का आइडिया था. उन्होंने, मतलब क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी काफी डिफिकल्ट सिचुएशन में बना था, हमने देखा है ना, पार्टीशन चल रही थी, प्रिंसली स्टेट्स का हमें बहुत अनसर्टेनिटी थी कि वो हमारे साथ रहेंगे नहीं रहेंगे, इतना ज्यादा ब्लड शेड हो रहा था, इतना ज्यादा माहौल ऑफ डिस्ट्रेस था. देन जस्ट द वेरी पॉइंट एंड द डिसअपॉइंटेड इमोशन ऑफ बीइंग डिवाइडेड, ये सारी चीजें थी. अब इसके साथ कैसे हमने क्या अमेंडमेंट्स किए, क्या चेंजेस किए, वो हमें पता चलेगा आज. So let's begin without any further ado. So I just want to give you a quick reminder. We have launched the second batch because you guys have always been like कि मैम बैच चाहिए, बैच फॉर्मेशन कर दो, क्या बैच में लर्निंग नहीं होती है. तो बच्चे बिल्कुल बैच में लर्निंग होती है एम्बाइब में. आपको पता है एम्बाइब सिंपल सब्सक्रिप्शन के बारे में, अगर नहीं पता है तो बता देती हूँ. पहला वाला बैच हमने 12 अप्रैल को लॉन्च किया था, दूसरा हमने 20 मई को किया है, जहाँ पे आपके टॉप एडुकेटर्स आपका ऑलमोस्ट 800 आवर्स ऑफ लाइव सेशन लेंगे, प्री पोस्ट क्लास एक्टिविटीज देंगे, यानी कि सेशन के पहले थोड़ा सा रीडिंग मटेरियल, सेशन के बाद थोड़ा सा प्रैक्टिस मटेरियल, एंड ऑफ कोर्स आपको मिलेंगी फुल टेस्ट फीडबैक
जहां पे आपको प्रॉपर स्कोर तो मिलेगा ही बेटा। स्कोर से जो है आप हमेशा आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हो कि आपका कोर प्रॉब्लम क्या है। स्कोर के साथ साथ आपको मिलेगी प्रॉपर बिहेवियरल डिटेल्ड एनालिसिस भी, 24/7 डाउट रेजोल्यूशन भी, आपको ई बुक्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे, आपको कुछ 3D वीडियोस भी प्रोवाइड किए जाएंगे, जहां पे मतलब बेसिकली आपके पूरे सिलेबस से मैप्ड आपके लिए रेडिली अवेलेबल वीडियोस है, बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस है। सबसे अच्छी चीज है कि आप अचीव जर्नी क्रिएट कर सकते हो। होता क्या है कि किसी चैप्टर में, किसी टॉपिक में जब हम स्टक हो जाते हैं तो हमें लगता है कि क्या स्ट्रैटेजी बनाए, कितने दिन में इसको फिनिश करें। अगले महीने मेरा यूटी है, उसके पहले मुझे इस चैप्टर को बिल्कुल अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। आई डोंट नो हाउ टू डू दिस। व्हाट यू हैव टू डू इज जस्ट गो ऑन एम्बाइट्स प्लेटफॉर्म, अचीव के टैब पे जाना है, आपने एक डायग्नोस्टिक टेस्ट देना होगा। आप अपना सेलेक्ट कर लो कि किस चीज में आपको प्लानिंग चाहिए, क्योंकि सेल्फ स्टडी के लिए हमारी स्ट्रगल सेल्फ स्टडी की नहीं, स्ट्रैटेजी की होती है। हम स्केड्यूल नहीं बना पाते, स्ट्रैटेजाइज नहीं कर पाते, या डिसाइड नहीं कर पाते कि कैसे करना है। उस सारी चीज की प्रॉब्लम हमने सॉल्व करती है। आप अपने लिए टॉपिक सेलेक्ट करो। आप देखो डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर आपको तुरंत मेडिसिन तो नहीं दे देता है, पहले देखता है, टेस्ट कराता है, स्कैन कराता है कि प्रॉब्लम क्या है, डायग्नोसिस। तो वैसे ही आपकी डायग्नोस्टिक टेस्ट होगी कि आपकी अभी इस टॉपिक जिसमें आप स्ट्रगल कर रहे हो प्रेजेंट स्कोर क्या है, प्रेजेंट लेवल क्या है अंडरस्टैंडिंग की। उसके बाद आपको उसके बेसिस पे बताना है कि तुम्हारा मतलब आपका टारगेट क्या है, तुम्हें कब तक अचीव करना है। तो आपने बोला कि अच्छा ठीक है, मेरा जो है अगले महीने, अभी लेट्स जस्ट से 1 है और मेरे इसी महीने के 28 तारीख से मेरे यूनिट टेस्ट शुरू होने वाले हैं, तो मैं क्या करती हूँ, मेरे पास 25 डेज है मैक्सिमम, या फिर 20 डेज है, मुझे 28 तक पूरा फिनिश कर लेना है। तो मैंने वहां पे डाल दिया मुझे अगले 20 दिन में, ये तारीख तक मुझे इसमें अचीव करना है। मेरे पास रोज देने के लिए सिर्फ 30 मिनट है। आई कैन नॉट स्पेयर मोर देन 30 मिनट्स, क्योंकि मुझे बाकी चीजें की भी पढ़ाई करनी है। आपने टाइम डेट सब डाल दिया, उसके हिसाब से आपकी स्ट्रैटेजी बना दी जाएगी, एंड इन द नेक्स्ट 20 डेज यू विल बी एबल टू अचीव द गोल दैट यू हैव सेट फॉर योरसेल्फ। अगर आपने C1 C2 स्कोर किया था तो आप A1 A2 तक कैसे पहुंच पा रहे हो, जो भी आपने टारगेट बनाया है वो स्ट्रैटेजाइजिंग आपको वैसे ही कर दी जाएगी, एंड यू कैन जस्ट सिंपली गो ahead and follow the schedule. And now all of this comes as a package with Imbibe Lens, Imbibe Virtual Lab Experiments, all of it together, and this is the price point. The best part is the first 3 days is just unlimited trial, but I think that's not the best part. The best part actually is that this is single subscription for unlimited examinations, which means आप सिर्फ 9th की क्लासेस, सिर्फ 10th की क्लासेस परचेज नहीं कर रहे हो। जब आप ये प्राइस दे रहे हो, आप इससे Imbibe पे हर एक चीज अवेल कर सकते हो। यानी कि आपके पास कोई सिबलिंग, आपकी कोई फ्रेंड, आप अगर अलग अलग ग्रेड्स में, आपको अलग अलग सब्सक्रिप्शन खरीदने की जरूरत नहीं है। यू कैन शेयर द सब्सक्रिप्शन एंड एंजॉय इट टुगेदर। सो दैट्स हाउ ऑसम इट इज। एंड टिल 2nd of June वी आल्सो हैव द कूल लर्निंग टू बीट द हीट विद Summer 25 code and achieve 15% of the 3 months package. Okay, now talking about the pre-class activity. जब आप क्लास के पहले थोड़ा सा पढ़ते हो, क्लास के बाद क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हो, it gives you a boost and you're able to do 12.62% of improvement in your understanding, which can clearly be assessed. तो हम गाइडिंग वैल्यूज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन करने वाले हैं आज, जहाँ पे हम समझने वाले हैं कि हमारा ड्रीम क्या था, हमने क्या प्रॉमिस किया था, हम क्या अचीव कर पाए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन की फिलॉसफी क्या है, प्रियम्बल क्या है, और इंस्टीट्यूशनल डिजाइन क्या है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। एंड गाइज, इफ यू डू वांट टू ब्रिंग द बुक्स टू लाइफ, जस्ट लुक एट दिस, हाउ ब्यूटिफुल इट इज। किताब है, उसको स्कैन करना है बस, क्योंकि किताबें बोरिंग हो जाती हैं। स्कैन करते ही आपके जितने इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स है वो ऐसे हाईलाइट हो जाएंगे, एंड फ्रॉम दीज कीवर्ड्स यू कैन जस्ट पिक द वर्ड दैट यू वांट टू लर्न, the concept that you want to learn from the keyword, and you will get 3D images और वीडियोस, एवरीथिंग एज अ सजेशन, जहां से आप पिक कर सकते हो कि आपको क्या चाहिए, एंड यू कैन जस्ट स्टार्ट लर्निंग विद दिस ब्यूटिफुल टूल व्हिच समथिंग लाइक दिस हैज नेवर बीन सीन बिफोर। मेरी लाइफ तो सिर्फ गूगल लेंस से इतनी आसान हो गई। मुझे कुछ चाहिए होता है, क्या है क्या नहीं है, कोई फ्लावर नहीं पता चल रहा है, गूगल लेंस से स्कैन कर लेती हूँ। आप तो यहाँ पे कुछ भी कर सकते हो, कोई भी टेक्स्ट स्कैन करके उसके बारे में पढ़ सकते हो। तो चलो, यू गाइज नो द ड्रिल, वी ऑलवेज स्टार्ट विद द 3 questions. So here is your first question. What major challenge did the makers of Indian Constitution face? Lack of consensus on basic values, lack of clear geographical territory, the traumatic experience of partition, unavailability of political leaders. I will tell you it's not B, क्योंकि हो सकता है आपको लगे कि क्लियर जोग्राफिकल टेरिटरी वो अनसर्टेनिटी थी, बट कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स की प्रॉब्लम एग्जैक्टली ये नहीं थी इन द बिगिनिंग, क्योंकि जोग्राफिकल टेरिटरी हमारा डिफाइन हो गया था बच्चे, और उसकी वजह से कॉन्स्टिट्यूशन में फर्क नहीं आता।
ज्योग्राफिकल टेरिटरी हमारी चाहे जो भी होती है, हमारे पास जो भी एरियाज होते नहीं होते, हमारे रूल्स रेगुलेशंस और जो हमारी स्ट्रैटेजी है, जो पॉलिसी है, जो लोगों के राइट्स है, जो फंक्शनिंग है, वो गवर्नमेंट की इररिस्पेक्टिव ऑफ द ज्योग्राफिकल एरिया हमेशा सेम ही रहती। तो वो चैलेंज इसलिए नहीं होगा। बाकी सारी चीजों में अगर आपको जज करना है तो यू बेसिकली विल फाइंड द करेक्ट आंसर एज सी, which will be the traumatic experience of partition। partition का जो experience था वो इतना ज्यादा traumatic था और उसकी वजह से इतनी सारे added चीजें आ गई थी कि आप वहां पे से समझ सकते हो कि वो एक बहुत बड़े चैलेंज की तरह लगता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ वाज द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया फॉर्म्ड? Was it elected by universal adult franchise? It was appointed by the British government. It was elected mainly by the members of your provincial legislature, or it was formed by the Indian National Congress alone. I will give you a hint here also because this is actually the section that we have not done in detail. So, guys, you may feel that it was directly elected by the people, but let me tell you, it was an indirect election. जो इलेक्शन था वो इनडायरेक्ट था। तो अब उनमें इसके हिसाब से आप चूज कर लो कि क्या पॉसिबली इसका एक्सप्लेनेशन हो सकता है। इनडायरेक्ट इलेक्शन था। It will be elected mainly by the members of existing provincial legislature, यानी कि पहले से जो लोग इलेक्टेड थे उन्होंने असेंबली को इलेक्ट करके बनाया था, क्योंकि ये फिर भी डेमोक्रेटिक प्रोसेस ही है, इनडायरेक्ट इलेक्शन जैसे राज्यसभा बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई इज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंसिडर्ड लेजिटिमेट एंड वाइडली एक्सेप्टेड? ओके, बिकॉज बच्चे देखो इतने सालों पहले बना है, लेकिन इस तरीके से बना है कि आज भी बहुत ज्यादा रेलेवेंट है ना। इट वॉज क्रिएटेड विथ प्रॉपर सिस्टम, एक बहुत डिटेल डिस्कशन है ना, इन सारी चीजों के साथ बनाया गया एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन है कि इतने लोगों के कंसेंसस के साथ बना है कि आज भी इतने 70 साल से ज्यादा हो गए फिर भी बहुत ज्यादा रेलेवेंट है। कभी भी कोई उभर कर नहीं आया जिसने ये कहा कि भैया इस कॉन्स्टिट्यूशन को बदल डालो। ठीक है, so that is the reason that will make option C as the correct one। ठीक है, तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन C जो है will be our correct answer। Okay, perfect। So with this, let's begin। So imagine you have been given the opportunity to rewrite the Indian Constitution। सोचो अगर मैं तुम्हें ये opportunity दे दूं कि भैया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को स्क्रैच से लिखो, would you like to take this opportunity guys? क्या तुम्हें अच्छा लगेगा? मैं तो डेफिनेटली इस चीज का हिस्सा बनना चाहूंगी, क्योंकि हम अपने देश के फ्यूचर की इतनी बड़ी चीज का हिस्सा बनेंगे। अगर लेकिन स्क्रैच से लिखना है तो आपको पता होना चाहिए कि एग्जिस्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन कैसा लगता है ना। कुछ तो रेफरेंस मटेरियल होना चाहिए ना। एकदम से मैंने बोल दिया कि हाँ हाँ चलो नया लिखो, आप लिख लोगे, थोड़ी कंफ्यूजन हो जाएगी। सो द गाइडिंग वैल्यूज ऑफ द फिलोसफी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इट कैन हेल्प यू इन दिस। अब हमारी गाइडिंग वैल्यूज क्या है वो हम आज समझेंगे। तो मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कल हमने डिस्कस किया था इन द प्रीवियस सेशन एक्चुअली कि क्या डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस थे, कैसे हमारी देश इतनी डाइवर्सिटी से भरी थी, उसी वक्त पार्टीशन हो रहा था, रिलीजियस डिफरेंसेस थे, इतने लोग ब्लडशेड हो रहा था, रिफ्यूजी बन रहे थे, बहुत ज्यादा प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन था, लाखों लोग मारे जा रहे थे और प्रिंसली स्टेट का डिलेमा जो है वो अलग था। लेकिन इन सब से जूझते, उभरते, गिरते पड़ते हम निकल आते हैं बाहर और बना लेते हैं हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। अब बात क्या है कॉन्स्टिट्यूशन का, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की इंस्पिरेशन क्या है, कैसे बनाई हमने, हमें क्या समझ आया, कहां से किया हमने। तो साउथ अफ्रीका की तरह हमें यह समझ आ गया कि इंडिया की जर्नी भी काफी डिफिकल्ट रही थी, है ना, काफी मुश्किल रही थी। इतने सारे लोगों के साथ, इतने पार्टीशन के साथ, मर्जर के साथ हमने किसी तरीके से हमारे मेकर्स को एंजाइटी से बाहर निकाला और अपने फ्यूचर को देश के स्टैब्लिश करने के लिए रेडी किया। तो पाथ जो रास्ता है वो रास्ता क्या अपनाया लोगों ने। तो बच्चे इन सारे डिफिकल्टीज के बावजूद एक बहुत बड़ा एडवांटेज हमारे
हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स को मिलता है, जो शायद साउथ अफ्रीकन या कई सारे दूसरे देश के कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स को नहीं मिला था। कैन यू गाइस गेस क्या पॉसिबली वो एक्सप्लेनेशन हो सकती है, क्या वो एडवांटेज हो सकती है? वैसे तो आपको अभी स्क्रीन पे भी दिख ही रहा होगा, तो मैं उसको हटा देती हूँ कि शायद आपने अटेंशन नहीं पे किया, बट जस्ट थिंक अबाउट इट। इतने सारे डिफिकल्टीज के बाद क्या पॉसिबिलिटी थी जो हमारे लिए बेटर थी, जो बाकी जगह पे नहीं थी? थोड़ी सी एक समझ लो कि हमने हेड स्टार्ट लिया हुआ था। क्या पॉसिबल वो चीज हो सकती है जिसने हमें हेड स्टार्ट दे दिया होगा, जो हमारी जर्नी को साउथ अफ्रीका के रिलेशन में थोड़ी आसान और बेहतर बनाएगी? नो गेसेस? नहीं पता? कंफ्यूजन? कोशिश तो करो जवाब देने की। चलो मैं ही बता देती हूँ। तो बच्चे, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स जो थे, उनकी जर्नी साउथ अफ्रीका से रिलेटिवली थोड़ी सी आसान क्यों थी? ये पूछा था मैंने कि आखिर हमारे लोग जो हैं उनके पास एक सर्टेन एडवांटेज था। सिचुएशन हमारी भी बहुत बुरी थी, लेकिन हमारे लोगों के पास कॉन्स्टिट्यूशन मेकर के सर्टेन एडवांटेज था। वो एडवांटेज क्या था ये पूछा था मैंने। एडवांटेज ये था बच्चे कि हमारे लोगों को आइडिया था कि डेमोक्रेटिक इंडिया कैसे दिखना चाहिए। हमारे यहाँ कंसेंसस यानी कि अग्रीमेंट पे आने के लिए बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आई थी लोगों को। देखो, साउथ अफ्रीका में तो अप्रेस्ड और अप्रेसर मिलकर के बना रहे थे कॉन्स्टिट्यूशन, तो वहां पे कॉन्फ्लिक्ट, नेगोशिएशन बहुत स्ट्रांग, बहुत ज्यादा चाहिए थी। किसी भी एक कॉमन डिसीजन पे अराइव करना बहुत डिफिकल्ट हो सकता था। लेकिन हमारे यहाँ कंसेंसस जो है डेमोक्रेटिक इंडिया कैसा दिखना चाहिए उसको लेकर के काफी पहले से बना हुआ था, और उसमें हमारे फ्रीडम स्ट्रगल का बहुत बड़ा हाथ रहा था। क्योंकि सारे लोग जब फ्रीडम स्ट्रगल कर रहे थे तभी उनके दिमाग में एक आइडिया आ गया था कि जब ब्रिटिशर्स जाएंगे तो ये हमारा भारत होगा। मतलब समझ रहे हो, जब फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा था तभी लोगों ने ना विजन बनाना शुरू कर दिया था। एक उनके दिमाग में विजन बन चुका था कि क्या पॉसिबली जो है एग्जिस्ट कर सकता है एज एन आइडिया ऑफ अ नेशन। जो आइडिया है नेशन का वो पॉसिबली क्या बन सकता है, व्हाट इट कुड प्रोबेबली लुक लाइक। क्योंकि जब आप किसी चीज के लिए लड़ाई कर रहे होते हो आपको पता होता है कि किस चीज की कमी है आपके अंदर, ठीक है। तो जब हम ब्रिटिशर्स के साथ उनके कॉलोनाइज रूल में थे तो उस कॉलोनियल रूल में हमें इस चीज की बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग थी कि व्हाट आर वी मिसिंग, व्हाट आर वी लॉन्गिंग फॉर, हमें चाहिए क्या, और उसी की तरफ हम लड़ रहे थे। उसी चीज को अचीव करने के लिए हम लड़ रहे थे। तो जिस चीज को हम अचीव करने के लिए लड़ रहे थे क्योंकि वो हमारे पास नहीं है, फ्रॉम दैट इट वाज वेरी क्लियर टू अस ऑलरेडी एज अ विजन दैट दिस इज व्हाट इट शुड लुक लाइक व्हेन द ब्रिटिशर्स आर रिमूव्ड फ्रॉम दैट सेटअप। तो हमारे दिमाग में एक डेमोक्रेटिक इंडिया की पिक्चर जो है बहुत विविडली पहले ही पेंट हो चुकी थी, और उसके लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स को आपस में लड़ाई नहीं करनी पड़ी, इतने सारे नेगोशिएशंस नहीं करने पड़े, इतने सारे डिस्कशंस नहीं करने पड़े, अनलाइक साउथ अफ्रीका। बिकॉज वहां पे जो ऑपरेसर्स थे वो खुद अब एक सिटीजनशिप चाह रहे थे, और कॉन्स्टिट्यूशन में उनके लिए भी राइट्स की जो है इंटीग्रेशन होना जरूरी थी, ठीक है। तो हमारे लिए क्या था, फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम पे, और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग का प्रोसेस बहुत पहले से शुरू हो चुका था, ठीक है। मोतीलाल नेहरू जी ने बहुत पहले एक रेजोल्यूशन पास की थी। वहां पे आपने देखा होगा कि थोड़ा सा हमने नेशनलिज्म इन इंडिया आप पढ़ोगे नेक्स्ट ईयर, वहां पे आप देखोगे कि वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन कैसा दिखना चाहिए उसके अराउंड एक रेजोल्यूशन होता है। क्लास 8 में भी इसका थोड़ा सा हमने डिस्कशन किया हुआ है, ठीक है। सो द आइडिया इज दैट जैसे जैसे कंसेंसस हुआ वो फ्रीडम स्ट्रगल के साथ अपने आप फॉर्म होता चला गया, लोगों के दिमाग में विजन अपने आप क्लियर होती चली गई, और हमारा जो मूवमेंट था वो सिर्फ ब्रिटिशर्स को भगाना है इस, या ब्रिटिशर्स से आजादी चाहिए और हमें इंडिपेंडेंस चाहिए, हमें सोवरेनिटी चाहिए, सिर्फ इस चीज की स्ट्रगल नहीं थी, ये इस चीज की भी स्ट्रगल थी कि कैसे हम एक
डेमोक्रेटिक नए आइडेंटिटी के साथ, एक नए देश के साथ उभर के आए, जहां पे सिटीजन सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं है, सिटीजन है, क्योंकि इसके पहले मोनार्की, उसके बाद कॉलोनियल रूल. वी हैड नेवर ट्रूली really been democratic or republic in nature. So we had very well shaped all of those ideas during our struggle itself, during the fight itself. अब आपको लगेगा तो आप ये कह रहे हो मैम कि कभी भी ये इतने सारे लोग जो थे जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, उनके बीच में कोई डिफरेंसेस नहीं आए, सब लोग हमेशा हाँ चलो ये करते हैं, everyone was always in alignment? No, it's not like that. There were places where people, जैसे अगर मान लो मुझे पॉइंट ए तक पहुंचना है, अब ये पॉइंट ए तक पहुंचने के मेरे लिए पास पाथ ए भी है, पाथ बी भी है, पाथ सी भी है. आई हैव मल्टीपल वेज, मल्टीपल अप्रोचेस दैट आई कैन टेक टू रीच टू पॉइंट ए. सो अ लॉट ऑफ पीपल were mostly in consensus in terms of that we want to reach on point A, that we want to be republic, we want to be socialist. ये ideas clear थे, लेकिन path कौन सा लेना है, क्या रूल्स, क्या आर्टिकल्स, क्या एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पॉलिसीज बनेंगी, उस पे कई बार होते थे हमारे झगड़े मतलब कॉन्फ्लिक्ट्स होते थे या डिसएग्रीमेंट होती थी, शार्प डिफरेंसेस होते थे, ठीक है. लेकिन ये जो शार्प डिफरेंसेस थे ओपिनियन के या जिस भी चीज के फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान, वो धीरे धीरे इंडिपेंडेंस के बाद क्लियर होते गए. ये डिफरेंसेस आज भी एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन जो बेसिक आइडिया है वो क्लियर था. ये डिसाइड, देखो अगर तुम्हारी डेस्टिनेशन ही अलग है तो यहां जाना है कि यहां जाना है वो डिसाइड करना ज्यादा डिफिकल्ट है, लेकिन अगर तुम्हें यहीं पहुंचना है तो कौन से अप्रोच से पहुंच रहे हो उस पर नेगोशिएशन तो आराम से हो सकती है. तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स के साथ यही केस था कि फॉरेन रूल के साथ स्ट्रगल करने के साथ साथ उनको एक बड़ा एजेंडा जो फुलफिल करना था वो तो हमारे देश को एक नया आइडेंटिटी देना, रेजुविनेट करना और स्ट्रगल करना हमारा सोसाइटी और पॉलिटिक्स को फिर से रीस्ट्रक्चर करने के लिए. ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया 1928 इटसेल्फ, आप सोचो वी गॉट आवर इंडिपेंडेंस इन 1947, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 1950 में जो है हमने रेडी करके अपने आप को दिया. ठीक है, 1928 में ही मोतीलाल नेहरू और 8 और कांग्रेस के सदस्य ने एक कॉन्स्टिट्यूशन, अब वो पूरा इतना डिटेल कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, बट सम वेरी बेसिक आइडियाज, द आउटलाइन ऑफ मेजर आइडियाज दैट हैज टू बी इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ये 1928 में ही ड्राफ्ट हो चुका था और पास हो चुका था अलॉन्ग विद द अदर 8 मेंबर्स. मोतीलाल नेहरू जी ने कर दिया था. ठीक है, 1931 में क्या किया गया था, रेजोल्यूशन लिया गया था कराची में जो सेशन हुआ था ना, वहां पे बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो ये बता रही थी कि कैसे इंडिपेंडेंट इंडिया जो है उसका कॉन्स्टिट्यूशन शुड लुक लाइक. यानी कि क्या हो रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन का विजन जो है बच्चे वो बहुत पहले से, हमारे इंडिपेंडेंस के भी बहुत पहले से, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के फॉर्मेशन के बहुत पहले से ही एग्जिस्ट करने लग गई थी. ठीक है, इन दोनों ही डॉक्यूमेंट्स में क्या देखा जाता है, ये दोनों ही डॉक्यूमेंट्स कुछ बेसिक चीजों की बात करते हैं कि ये तो होना ही चाहिए. तो यहाँ पे ये नहीं लिखा हुआ है कि आर्टिकल 371 ये गारंटी करती है दैट दिस विल बी दिस एंड दिस. नो, ये ऐसे डिटेल्स में आर्टिकल 1 ये रहेगा, आर्टिकल 2 ये रहेगा, ये सब डिटेल्स नहीं थी. दे हैड अ बेसिक आउटलाइन कि we will always have universal adult franchise, which means political equality to all individuals irrespective of any social differences, one vote one value. ठीक है, राइट्स टू फ्रीडम एंड इक्वालिटी. भैया इतनी जाति के बाद हमें बेसिक राइट्स, फ्रीडम जो है, बेसिक फ्रीडम राइट्स और बेसिक ह्यूमन राइट्स और बेसिक फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजंस चाहिए. तो हमारे पास राइट टू फ्रीडम रहेगा, राइट टू इक्वालिटी रहेगी. हम माइनॉरिटीज की प्रोटेक्शन करेंगे, जो भी लोग कम हैं अपने पॉपुलेशन में कंपेयर टू द अदर मेजोरिटीज, उनको कभी भी आइसोलेटेड या फिर अटैक्ड या डिप्रेसिंग या ऑप्रेस्ड ऐसा महसूस ना हो, उनकी हमेशा प्रोटेक्शन करना है. ये कुछ आउटलाइंस जो है वो इतने पहले से फॉर्म थी. तो जब आपके पास विजन रहता है ना, आपके पास डेस्टिनेशन क्लियर रहती है, तो वहां तक कैसे पहुंचना है उसके स्टेप्स तो आप धीरे धीरे डिटरमाइन कर ही लेते हो. और इसीलिए हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए इन सारी चीजों पे काम करना, बेसिक वैल्यूज पे काम करना जो हमारे लीडर्स ने बहुत पहले से बना रखे थे, वो बहुत आसान कर दिए. एंड एवरीवन दैट हु वाज इन प्रेजेंट इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कुड इजीली मीट विद दिस. अगर आपको लग रहा है कि ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है इसका मतलब क्या है, तो वो मैं आपको बता देती हूँ और इसकी फॉर्मेशन कैसे हुई. तो हाउ द कंसेंसस डेवलप्ड एंड हु वर दीज पीपल, वो भी हम डिस्कवर कर लेंगे अभी. तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बच्चे बेसिकली इज द असेंबली ऑफ, इज द ग्रुप ऑफ दोस इलेक्टेड मेंबर्स हु sat and drafted the constitution. अब देखो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो मेंबर्स थे वो अलग हो जाते हैं, मतलब वो अलग है
उनमें सब लोगों ने बैठकर लिखी नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो आपके पार्लियामेंट की तरह इमेजिन कर लो, जो अलग अलग चीजें जब कॉन्स्टिट्यूशन में जाती थी तो उनको सुनती थी कि अच्छा ये ऐड कर रहे हैं, हम ये ऐड कर रहे हैं, उन पे डिस्कशन करती थी, क्वेश्चन उठाती थी, कॉन्फ्लिक्ट्स को एड्रेस करती थी, अपने अलग अलग पर्सपेक्टिव्स देती थी। नहीं नहीं, आई डोंट फील दैट दिस शुड बी देयर, आई फील दैट दिस शुड बी देयर, व्हाई आर यू एडिंग दिस, व्हाई आर यू नॉट पुटिंग दिस एज एन एडिशनल फैक्टर इनटू इट। सो लॉट ऑफ क्वेश्चन, डिस्कशन, डिलिब्रेशन ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली करती थी। जैसे पार्लियामेंट में कोई नया बिल पास होना होता है तो उसके अराउंड कितनी डिस्कशन होती है, वैसे ही। लेकिन एक ड्राफ्टिंग कमेटी थी, कुछ लोग थे जो बैठ करके उसको ड्राफ्ट करते थे, लिखते थे, जिसके चेयरपर्सन आपके डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर थे। ये आपको हमेशा याद रखना है, सब लोगों ने बैठ करके खुद के हाथ से लिखा नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन। असेंबली मेजरली उस पर डिस्कशन किया करती थी, ठीक है। तो हमने ये देखा कि हमारे यहाँ थोड़ी जो कॉलोनियल रूल की वजह से प्रॉब्लम थी और उससे आजादी चाहिए थी, वो अलग बात है, बट इवन द कॉलोनियल रूल हैड एक्चुअली हेल्प्ड अस आउट विद सर्टेन बेनिफिट्स। क्या बेनिफिट्स दिए थे उन्होंने? हमारा पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, क्योंकि बच्चे अगेन हम इसके पहले क्या सेटअप था हमारा, मोनार्की था हर जगह, एवरीवेयर ऑल वी हैड वर किंगडम्स, किंग्स एंड देयर किंगडम्स, दैट इज व्हाट यूज्ड टू एग्जिस्ट। तो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, इलेक्शंस कैसे कराने हैं, कौन कौन से अलग अलग लेवल पे गवर्नमेंट को एग्जिस्ट करना चाहिए, चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, या कितने रोल्स होने चाहिए, कितने एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स होने चाहिए, इनका चुनाव कैसे होगा, हाउ विल वी फाइंड दैट हु हैज टू बी एम्प्लॉयड वेयर, हाउ मेनी एम्प्लॉयज डू वी नीड, ऑल ऑफ दीज थिंग्स वर नॉट वेरी क्लियर फॉर us earlier because we were a monarchy। but ब्रिटिशर्स के साथ रहते रहते उनके जब हमने पूरे सिस्टम को देखा कि उन्होंने इतने अच्छे से एडमिनिस्ट्रेशन किया था, उससे हमें एक बहुत बड़ा एडवांटेज और लर्निंग भी मिल जाती है, हमारी फेमिलियरिटी डेवलप कर जाती है पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस की, जो हमारे बहुत ज्यादा काम आती है। सिर्फ मतलब जो बुरा था वो तो बुरा था, बट इनसे हमें सीखने को भी बहुत कुछ मिलता है, जो हमें हेल्प करता है अग्रीमेंट में आने पे कि कैसे कैसे हमारे पास इंस्टीट्यूशंस होंगे, कि अच्छा लॉ मेकिंग की एक बॉडी होगी, एक बॉडी एग्जीक्यूशन की होगी, एक जुडिशियरी होगी, ये पावर डिवाइडेड होंगे, समझ रहे हो? क्योंकि मोनार्की में तो ऐसा नहीं होता था। ब्रिटिश ने जैसे ऐसा किया था कि वोटिंग राइट्स जो है सिर्फ कुछ लोगों को दी थी, वो हमने अडॉप्ट नहीं की, यानी कि हमने इंस्पिरेशन लिया है। देखो आपको हमेशा याद रखना है, हमने इंस्पिरेशन लिया, हमने देखा कि अच्छा दिस वी कैन लर्न फ्रॉम देम, बट दे हैड नॉट गिवन द वोटिंग राइट्स टू एवरीवन। नाउ दैट वाज समथिंग दैट वी वर वेरी वेरी क्लियर दैट दैट्स नॉट व्हाट वी वांट, ठीक है। हमें क्या चाहिए? हमें सबको वोटिंग राइट्स चाहिए, जो कि हमने यहाँ पे इतने अच्छे से क्लैरिफाई करके बहुत सालों पहले से रख रखा था कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज तो होगा ही होगा, इस बात में कोई दो राय नहीं है, ठीक है। तो ब्रिटिश ने बहुत तरीके के जो है लॉ मेकिंग बॉडीज भी इंट्रोड्यूस किए थे, पर वो इतने स्ट्रांग नहीं थे, थोड़े वीक थे, तो उनसे भी हमें इंस्पिरेशन मिलती थी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ला कर दिया था उन्होंने, यानी कि पहले देखो जो हमारे इंडियंस थे उनको गवर्नमेंट का हिस्सा बनना अलाउड नहीं था, लेकिन विद दीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के बाद से आया था। काउंसिल के जो इलेक्शंस होते थे, यानी कि प्रोविंसेस पे स्टेट असेंबलीज के जो इलेक्शन होते थे, उसमें इंडियंस को भी पार्टिसिपेट करना अलाउड था। तो 1937 में जैसे इलेक्शन हुए थे, स्टेट लेवल के इलेक्शन, प्रोविंशियल इलेक्शंस, ठीक है, और साथ ही साथ पूरे इंडिया में ब्रिटिश लेवल पे जो अलग अलग मिनिस्ट्रीज बनेंगी उसके इलेक्शन हुए थे, उससे हमने बहुत ज्यादा इंस्पिरेशन लिया था। वो पूरे तरीके से डेमोक्रेटिक नहीं थी, राइट, बिकॉज ओनली फ्यू पीपल विल गिवन द राइट टू वोट। कितने सारे लोगों के वोट को मद्देनजर नहीं रखा गया था। ब्रिटिशर्स उसमें अपनी मनमानी चला रही थी, वो उसमें भी उन सारे नेशनलिस्ट, क्योंकि हो सकता है कई सारे ऐसे नेशनलिस्ट को वोट मिल गया हो, मेजोरिटी मिल गई हो, लोगों का सहारा मिल गया हो, जो ब्रिटिशर्स को भगा ही देते, जो ब्रिटिशर्स के लिए उन असेंबलीज में होना उनके लिए हेल्पफुल नहीं होता। तो उन्होंने शायद मना कर दिया कि नहीं नहीं, आपको वोट मिला तो मिला, बट हम आपको रखेंगे नहीं। तो ये डेमोक्रेटिक नहीं हुआ। लेकिन पॉइंट ये है कि ये जो पूरा उन्होंने इलेक्शन कंडक्ट किया, उससे हमने सीखा तो सही कि ठीक है आप इसमें फेयर नहीं हो रहे हो, अलग बात है, बट जो प्रोसेस है, जो प्रोसेस का डिजाइन है, वो हम सीख सकते हैं। तो भले वो डेमोक्रेटिक नहीं रहा हो, लेकिन उससे एक्सपीरियंस किया हमने इंडियंस ने, ये देखा कि लॉ मेकिंग इंस्टीट्यूशंस काम कैसे करते हैं, उनका इलेक्शन कैसे होता है, अगर सिर्फ स्टेट लेवल पे इलेक्शन करना है तो कैसे होगा, कंट्री वाइड इलेक्शन करना है तो कैसे होगा, कहां कहां पे इंस्टीट्यूशन सेट करने होंगे, कितने लोग उसमें काम करेंगे। इसीलिए आप अगर देखोगे तो कॉलोनियल लॉज जो हैं, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के हैं, उससे हमने बहुत सारे अडेप्टेशंस लिए हैं, बहुत सारी चीजें हमने वहां से उठाई हैं, क्योंकि हमने उनको देखा, सीखा, और हमने ये सीखा कि इसमें फ्लॉज है,
इसमें ये हमारे साथ ऐसा करें, बट अगर इसको हम डेमोक्रेटिक तरीके से करें तो प्रोसेसेस तो हम यहीं से सीख सकते हैं, हमें इस पे इतने ज्यादा सर तोड़ने की जरूरत है ही नहीं, ठीक है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट हेल्प्ड कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स इन द मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ए, बी, सी और डी? So guys, it was the Government of India Act of 1935. So the correct answer will be option A. इससे हमने बहुत कुछ सीखा और इसके साथ हमने देखा कि कैसे जो आपका कंडक्शन है इलेक्शन का वो किया जा सकता है, ठीक है। चलो तो लेट्स मूव ऑन फॉरवर्ड नाउ। इंस्पिरेशन क्या है? तो आप देखोगे कि कुछ लोग ऐसा कह सकते हैं कि अरे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन तो ओरिजिनल नहीं है, उन्होंने तो कभी यहाँ कभी वहां, लेकिन दूसरों से सीखने में क्या बुराई है। हमने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, उन्होंने इतने डिटेल में रिसर्च किया, इतने डिटेल में स्टडी की, हर एक देश पॉसिबली जो एक अच्छे डेमोक्रेसी का एग्जाम्पल हो सकती थी, उन सारे कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन उठा उठा करके हमने पढ़े और हमने सीखने में कोई भी आपका हिचकिचाहट नहीं दिखाई। हमें कॉन्फिडेंस इनफैक्ट वहां से ही आता गया कि भैया हम हर एक कॉन्स्टिट्यूशन जो सक्सेसफुली ऑपरेट कर रहा है उनसे और ज्यादा इंस्पिरेशन ले रहे हैं, उन पे ही और ज्यादा डिस्कशन कर रहे हैं और उनको इस वजह से और कॉन्फिडेंस मिलता गया कि ये सक्सेसफुली जब इसे ऑपरेट कर पा रहे हैं तो हम इनसे क्यों नहीं वो चीज उठा करके अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड कर दे। साथ ही साथ एक बहुत बड़ी चीज ये हो गई कि हमने इंस्पिरेशन लिया है, हमने कॉपी नहीं किया है। कहने का मतलब क्या है? वी लुक्ड एट द स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स ऑफ वेरियस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अदर द डेमोक्रेटिक नेशंस व्हिच वाज वर्किंग वेरी फाइन फॉर देम, बट इट वाज वर्किंग फाइन फॉर देम बिकॉज इट वाज बीइंग इंप्लीमेंटेड इन दैट वे इन देयर नेशन। कि यूएस में एक तरीके से ये इंप्लीमेंट हो रहा है, ठीक है। जैसे यूएस में 2 पार्टी सिस्टम है, वहां पे 2 ही पॉलिटिकल पार्टीज हैं, हमारे यहाँ इतनी सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं। हमने ये सब रूल्स फॉलो नहीं किए, लेकिन उनसे इंस्पिरेशन ली। तो जहां से जिनका जो बेस्ट था उससे हमने वो इंस्पिरेशन ली, उसको हमने थोड़ा सा ट्वीक किया। हमने देखा कि इंडिया में ये डिट्टो नहीं चलेगा, हम उससे इंस्पिरेशन लेंगे, कॉपी नहीं करेंगे पूरी तरीके से। अलग अलग लीडर्स से हम सीखेंगे चीजें, जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन, पीपल हैड लर्नड अ लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम फ्रेंच रेवोल्यूशन। उसी टाइम के फिलोसोफर थे हमारे मॉन्टेस्क्यू ने बोला था ना कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी अलग होना चाहिए, पावर डिविजन इज वेरी वेरी सुप्रीम एंड इंपॉर्टेंट, ठीक है। वैसे ही हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है फॉलो करना सीखा। जैसे कि यूएस में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, वहां प्रेसिडेंट आपका हेड ऑफ नेशन होते हैं, हेड ऑफ गवर्नमेंट होते हैं। हमारे यहाँ प्राइम मिनिस्टर हेड ऑफ गवर्नमेंट होते हैं। तो हमने उनसे ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट सीखी। बिल ऑफ राइट्स हमने यूएस से इंस्पिरेशन ली। बिल ऑफ राइट्स क्या हो गया? जो हमारे फंडामेंटल राइट्स का कॉन्सेप्ट है, वो हमने देखा कि यूएस ने लोगों को इतने अच्छे राइट्स दिए हैं, ये कितनी अच्छी चीज है, लोगों को कितनी इंपावर करी है, लोग गवर्नमेंट से कितना ज्यादा प्रोटेक्शन मिलेगा, सेफ गार्ड है वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट। तो हमने उससे इंस्पिरेशन ली। रशिया से हमने सोशलिज्म, अभी हमने पढ़ा था रशियन रिवोल्यूशन, तो थोड़े दिन पहले ही रशियन रिवोल्यूशन हुआ था, तो वहां से सोशलिस्ट रिवोल्यूशन से हमने सोशलिज्म का आइडिया, इकोनॉमिक इक्वालिटी का आइडिया, ताकि हम पूरी तरीके से कैपिटलिस्ट ना बने, ये हमारे नेशन में बहुत इंपॉर्टेंट होगा, हमारे लिए रेलेवेंट होगा। वहां से वो इंस्पिरेशन लिया हमने हर एक आइडिया जो हमारी कंट्री को सूट कर सकता था बिना किसी झिझक के सबसे इंस्पिरेशन ली, कोई उसमें हमने शर्म नहीं की और उसको हमने अपने हिसाब से ट्वीक किया। हमने ये देखा कि सीधे सीधे तरीके से इमिटेट नहीं कर देना है, हर एक स्टेप पे हमें क्वेश्चन करना है कि क्या ये हमारे कंट्री में सूटेबल होगा, जो नहीं होगा उसमें क्या चेंजेस कर सकते हैं, अदरवाइज हम इसे पूरी तरीके से अडॉप्ट नहीं करेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कौन था बच्चे? हु वर द मेकर्स, कहां से आई ये, एक ब्रीफ स्केच इसके बारे में हम अंडरस्टैंड करेंगे। तो जो ड्राफ्टिंग कर रहे थे डॉक्यूमेंट की कॉन्स्टिट्यूशन के, वो असेंबली जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के थे, जो इस पे डिस्कशन कर रहे थे, जो मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले भी बताया, वही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कहलाती है। तो इट इज द बॉडी विच assembled for the drafting of the constitution, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन के मेकिंग के लिए जो असेंबली बनी, जो लोग असेंबल हुए, उसे ही हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कहते हैं। ये रूलिंग वगैरह में नहीं थे, इनका सोल पर्पस था कॉन्स्टिट्यूशन को फॉर्म करना, ठीक है। तो अब इसकी इलेक्शन कैसे हुई, हम कैसे डिसाइड करेंगे? क्या हमने रैंडमली कुछ इन्फ्लुएंशियल लोगों को उठाया और बोला कि चलो सब लोग आ जाओ,
आप कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में रहोगे कि अरे आपकी इंडस्ट्री बहुत अच्छी चल रही है, आप अच्छे पैसे बना रहे हो, आप बहुत अच्छे बड़े फ्रीडम फाइटर हो, लोगों में बहुत पॉपुलर हो, आप आ जाओ। नहीं, ऐसा हमने नहीं किया था, हमने रैंडम पिक एंड चूज नहीं किया था। देयर वाज अ सिस्टम, देयर वाज अ लॉजिक इन फाइंडिंग आउट हु विल बी द मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इन अ वेरी डेमोक्रेटिक मैनर। बहुत ही डेमोक्रेटिकली इसे किया गया था। तो अभी मैंने आपको बताया कि 1919 के बाद जो है इलेक्शंस होने लगे थे, उसमें इंडियंस आने लगे थे। 1935 का भी एक्ट आया था। द पॉइंट बीइंग दैट देयर वर अ नंबर ऑफ पीपल हु वर इलेक्टेड बाय द सिटीजंस ऑफ इंडिया हु वर अ पार्ट ऑफ द स्टेट और द नेशनल असेंबली लेजिस्लेचर ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट। ब्रिटिश गवर्नमेंट में इलेक्टेड लोग थे। तो ये डायरेक्टली इलेक्टेड लोग हैं। मैंने वोट दे करके, उस वक्त अगर मैं रहती तो मैंने वोट दे करके इन लोगों को चुना होता कि ये सरकार बनाएंगे। तो ये मेरे द्वारा चुने गए डायरेक्ट इलेक्शन से लोग हैं। हमने क्या किया, हमने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए डायरेक्ट इलेक्शन नहीं कराया। हमने सबको नहीं बोला कि चलो भैया जनता आ जाओ आप वोट करो, क्योंकि वो एक बार वोट कर चुके थे, वो अपने रिप्रेजेंटेटिव चुन चुके थे, वो उन्होंने उनका चुनाव कर लिया था जो उनको लगता था कि उनकी बात समझेंगे, उनको रिप्रेजेंट करेंगे, उनके लिए बेस्ट है। तो हमने उन लोगों को पकड़ा जिनको जनता ने चुना था, वो जनता की पहचान थे। जो डेमोक्रेटिक एक सेटअप होता है, जैसे हमारे यहाँ प्रेसिडेंट को डायरेक्टली नहीं इलेक्ट करते, प्रेसिडेंट भी इनडायरेक्टली इलेक्ट किए जाते हैं, राज्यसभा के मेंबर्स इनडायरेक्टली इलेक्ट किए जाते हैं। कैसे आप, जैसे क्या होता है स्टेट असेंबली में लोग इलेक्ट करते हैं अपने लोगों को डायरेक्ट वोटिंग से, डायरेक्ट वोट करते हैं और बोलते हैं कि ठीक है विधानसभा में ये इंसान होगा, विधान परिषद में ये इंसान होगा। फिर ये लोग वोट करते हैं बच्चे और बोलते हैं कि हमारे स्टेट से ये लोगों को हम इलेक्ट कर रहे हैं, वोट करके ये राज्यसभा में जाएंगे, झारखंड से ये जाएंगे, कर्नाटका से ये जाएंगे, बिहार से ये जाएंगे, महाराष्ट्र से ये जाएंगे, उत्तराखंड से ये जाएंगे। समझ रहे हो, ये इनडायरेक्ट इलेक्शन हो गया। यानी कि लोगों के चुने हुए लोगों ने जिनका चुनाव किया है एज द रिप्रेजेंटेटिव्स, उन रिप्रेजेंटेटिव्स के द्वारा चुने गए असेंबली। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भी इनडायरेक्टली इलेक्टेड असेंबली थी। हमारी जो इस असेंबली की इलेक्शन हुई थी ये जुलाई ऑफ 1946 में हुई थी। ठीक है, 1946 में इनका चुनाव होता है, असेंबली फॉर्म होती है, 299 मेंबर्स होते हैं। आपको ये ध्यान रखना होगा कि जब पहले चुनाव हुआ था और मेंबर्स बने थे वो पार्टीशन के पहले बने थे, तो ये असेंबली बहुत बड़ी थी, लेकिन पार्टीशन के बाद अल्टीमेटली 299 लोग रह जाते हैं। इनकी पहली मीटिंग जो है जुलाई में इलेक्शन के बाद आपके 4 महीने 5 महीने बाद दिसंबर में होती है। तो 1946 के दिसंबर में द वेरी फर्स्ट मीटिंग वाज हेल्ड। लेकिन फिर कंट्री क्या होता है, इंडिया और पाकिस्तान में डिवाइड हो जाता है, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भी हमारी डिवाइड हो जाती है इनटू दैट ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में फाइनली जो है हमने देखा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 299 मेंबर्स रह जाते हैं आफ्टर द होल डिविजन एंड एवरीथिंग। ओके, अब ये असेंबली जो है ये कुछ 2 साल 11 महीने और कुछ दिन काम करती है, क्योंकि देखो दिसंबर ऑफ 1946 इज व्हेन दे स्टार्टेड वर्किंग। ठीक है, and November 26th is when they had drafted their constitution, it was ready। तो adoption जो है 26 नवंबर 9, मतलब अडॉप्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। देखो इसको प्लीज प्लीज याद रखना, यहाँ पे बहुत बच्चों को होती है क्या कहते हैं कंफ्यूजन, तो आपको यहाँ पे ये याद रखना है 26 नवंबर ऑफ 1949 को जो है आपका कॉन्स्टिट्यूशन बन गया था, बन के रेडी हो गया था और हमने अडॉप्ट कर लिया था। ठीक है, यानी कि आपके दिसंबर 1946 में हमने काम शुरू किया, 2 साल 11 महीने और 26 दिन आई थिंक, या 22 दिन या 13 दिन हमारा काम चला है कॉन्स्टिट्यूशन पे। 26 नवंबर 1949 को जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रेडी हो गया था, लेकिन इफेक्ट में कब आया, इफेक्ट में 26 जनवरी को आया, तो उसमें कंफ्यूज नहीं हो रहा है। कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड ऑन 26 ऑफ जनवरी बट केम ऑन इफेक्ट ऑन 26 ऑफ जनवरी। अब ये सोचने वाला सवाल ये है कि जब 26 नवंबर को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रेडी था, चलो सेम डे नहीं 3-4 दिन बाद, 1 महीने बाद दिसंबर में कभी तो हमें अडॉप्ट कर लेना चाहिए था, मतलब इफेक्ट में ले आना चाहिए था। हमने 2 महीने पूरा इंतजार क्यों किया? वाई डिड वी वेट टिल 26th ऑफ जनवरी टू डू इट? 18 डेज है। ओके, 2 years 11 days 11 months 18 days, परफेक्ट, थैंक यू सो मच। Champai Soren is Mr. Champai Soren is the Chief Minister of Jharkhand. So yeah, 2 years 11 months। कितनी बुरी राइटिंग में लिख रही हूं मैं, थोड़े अच्छे से लिख देती हूँ। तुम्हें भी ऐसे नहीं लगना चाहिए कि मैम बच्चों की तरह लिखती हैं।
ठीक है. So we took 2 years 11 months and 18 days in order to formulate it. But the question is कि 26 जनवरी को अगर हमने अडॉप्ट कर लिया था तो आखिर हमने 26 नवंबर को अगर हमने अडॉप्ट कर लिया था तो इफेक्ट में हम 26 जनवरी को क्यों लेके आए. तो बच्चे नेक्स्ट ईयर आप पढ़ोगे हुआ क्या था कि 1929 में जवाहरलाल नेहरू ने अपने लाहौर के सेशन में ना एक अनाउंसमेंट की थी एंड दिस वाज इन दिसंबर ऑफ 29. ही सेड दैट 1930 26 जनवरी विल बी सेलिब्रेटेड एज इंडिपेंडेंस डे. ठीक है. और उन्होंने सोच लिया था कि इसी दिन हम अपनी आजादी मनाएंगे, हम आजाद हो जाएंगे, अब हमको ब्रिटिशर्स नहीं चाहिए. लेकिन ये दिन एक्चुअली आजादी का दिन बन नहीं पाया. जो मोमेंटम लोगों ने सोचा था कि पूरा इंडिया उमड़ कर आएगा और हम सक्सेसफुली ब्रिटिशर्स को निकाल देंगे, इस बार तो वो चूक नहीं पाएंगे. लेकिन होता क्या है कि सक्सेसफुल नहीं हो पाता है जो आइडिया था, जो मूवमेंट था, इस वजह से ये दिन फेल हो गया था. बट इस दिन की इंपॉर्टेंस बहुत है. तो कहते हैं ना कि ट्रिब्यूट देते हुए, बिकॉज इट मेंट अ लॉट टू ऑल आवर पीपल, और वो उस वक्त अनसक्सेसफुल हो गया था, उसका मतलब ये नहीं है कि एक इंपॉर्टेंट दिन नहीं रह गया. तो इस दिन को, जिसको हम अपना इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करना चाहते थे पहली बार, हम उसे ऐसे ही नहीं जाने देना चाहते थे. तो 26 नवंबर को हमारा ये जब फॉर्म हो गया था तब भी हमने सोचा कि हम 2 महीने वेट करेंगे एंड वी विल प्रोवाइड दिस ट्रिब्यूट टू 26 ऑफ जनवरी. दैट इज वाई हमने 2 महीने वेट किए. 26 ऑफ जनवरी 1950 को हमने इफेक्ट में लाया कॉन्स्टिट्यूशन को एंड देन वी सेलिब्रेट इट एज अ रिपब्लिक डे एवरी ईयर. दैट इज द डे वी बिकेम रिपब्लिक. ठीक है. तो अब क्वेश्चन का जवाब दे दो. व्हेन वर द इलेक्शंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हेल्ड. कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के इलेक्शंस जो हैं वो कब किए गए थे कंडक्ट. इट विल बी जुलाई ऑफ 1946, है ना, जुलाई ऑफ 1946. और पहला सेशन आपका हुआ था दिसंबर ऑफ 1946 में. अब ये इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज आल्सो डिवाइडेड इनटू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया एंड दैट ऑफ पाकिस्तान एट द टाइम ऑफ पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान पार्टीशन. अदरवाइज इसके पहले इसमें ज्यादा मेंबर्स थे, कई सारे लोग होने वाले थे, बट कई सारे लोग पार्टीशन के बाद इंडिया में नहीं रहे, पाकिस्तान चले गए. तो वहां पे हमारे जो लोग यहाँ रह गए 299 मेंबर, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के मेंबर बन गए थे. बाकी सारे लोग जो है वो चले गए थे. ठीक है. कूल. ओके गाइस, मूविंग ऑन फर्दर. अब सबसे बड़ी बात है, 60 क्या 70 साल हो गए 1950 से अगर ले लो, अभी हमने 2024 में है, यानी कि 74 ईयर्स, 75th ईयर वी आर रनिंग इनटू द मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, राइट. 75 साल हो गए हैं, फिर भी क्यों हम सेम कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो कर रहे हैं? क्यों हम मान रहे हैं उनकी बात? क्यों करना है हमें? क्यों हम एक्सेप्ट करें? कोई भी कह सकता है ना कि इतने सालों पहले जो बना था कॉन्स्टिट्यूशन वो मुझे क्यों चाहिए, ये मुझे नहीं चाहिए, अब इसमें मुझे बदलाव चाहिए. 75 साल पुरानी चीज, वो रूल आज भी कैसे लागू हो रहा है? मतलब ऑलमोस्ट आप समझो कि हाफ अ सेंचुरी पार हो चुका है. मतलब 0.75 मतलब एक सेंचुरी में हम सिर्फ 25 साल पीछे रह गए हैं. इतने साल पुराने कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्यूमेंट को हम कैसे फॉलो कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं? क्यों किसी ने कभी इसके अगेंस्ट आवाज नहीं उठाई है? तो बात ये बच्चे कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सिर्फ उन लोगों की विजन नहीं है जिन लोगों ने इसको बनाया, यानी कि सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स की विजन नहीं है ये. आपको ये लग सकता है कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने तो कुछ लोगों ने व्यूज दिए, वो हमने बना दिए, हम वो आज भी क्यों फॉलो कर रहे हैं. द पॉइंट इज ये इतनी ब्रॉड कंसेंसस को रिप्रेजेंट करता है उस टाइम के, क्योंकि 299 लोगों के चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव थे. वो हर एक जगह से अलग अलग ज्योग्राफी, अलग अलग सोसाइटी, एथनिसिटी, रिलीजन, पहाड़, पानी, झरने, डेजर्ट, females, male, everybody, every caste, every religion, every creed, every race, every culture, every language, हर एक जगह के रिप्रेजेंटेटिव थे. उन सब ने इन सारे सेक्शंस की प्रॉब्लम्स को इतने अच्छे से डिस्कस किया, इतने अच्छे से रिप्रेजेंट किया कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इतने ब्रॉड कंसेंसस को, इतने ब्रॉड स्पेक्ट्रम को, इतने बेसिक तरीके से सारे मेजर सोशल ग्रुप्स को, सारे लोगों को
रिप्रेजेंट करता है कि इसमें भले अपडेट्स की रिक्वायरमेंट हो लेकिन चेंजेस की रिक्वायरमेंट एज सच की पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन चेंज कर दिया जाए महसूस नहीं होती है। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने, किसी मेजर ग्रुप ने आज तक इस पे सवाल नहीं उठाया है। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन का एक्सपीरियंस है वो ऑल टुगेदर बहुत ज्यादा डिफरेंट रहा है। पिछले सेंचुरी में हमने देखा है कि कुछ थोड़े बहुत चेंजेस आए हैं लेकिन किसी ने भी बड़ा सवाल पूरे के पूरे कॉन्स्टिट्यूशन पे उठाया ही नहीं है। उसकी लेजिटिमेसी, उसकी वैलिडिटी आज भी बहुत ज्यादा बरकरार रहती है और ये खुद में बहुत ही ज्यादा अनयूजुअल अचीवमेंट है। तो हमारे असेंबली मेंबर्स ने इतने सिस्टमैटिक, ओपन और कंसेंशुअल मैनर में काम किया। हर एक चीज को उठा करके डिस्कस किया, किसको क्या उसमें फ्लॉज लग रहे हैं, क्या बेनिफिट्स लग रही हैं, क्यों करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए, डिटेल में बहुत ज्यादा। प्लस ईच एंड एवरी मेंबर वाज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया, एज आई टोल्ड यू राइट, अलग अलग लैंग्वेज, कास्ट, क्लास, रिलीजन, ऑक्यूपेशन, हर जगह से। कोई भी यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज उस वक्त पे नहीं था, पर ये जो मेंबर सिलेक्ट हुए थे वो कहाँ सिलेक्ट हुए थे? वो वहीं सिलेक्ट हुए थे जो आपके लोगों ने चुनाव किया था। कुछ लोगों के पास राइट्स थे, बात सही है, पर वो हर ज्योग्राफिकल एरिया से, हर वॉक ऑफ लाइफ से आ रहे थे। तो इन सिंपल वर्ड्स वो हर जनता को, हर ग्रुप को इंडिया के रिप्रेजेंट कर रहे थे। और जब सब लोग रिप्रेजेंट हो जाएंगे तो एक्सेप्टेंस तो अपने आप आ ही जाएगी, राइट? तो कॉन्स्टिट्यूशन की सबसे बड़ी एक्सेप्टेंस की बात यह है कि किसी ने भी कभी, किसी बड़े ग्रुप ने, किसी रूलिंग पार्टी ने, गवर्नमेंट ने उस पर सवाल ही नहीं उठाया उसकी लेजिटिमेसी पे, क्योंकि वो इतना वैलिड है, वो आज भी इतना मेक सेंस करता है। नेवर फेल्ट लाइक कि इट्स रिडंडेंट, ओल्ड, ऑर्थोडॉक्स। सेकंड सबसे बड़ा रीजन ये है दैट इट रिप्रेजेंटेड द पीपल ऑफ इंडिया। यूनिवर्सल फ्रेंचाइज नहीं होने के बावजूद अलग अलग वॉक ऑफ लाइफ से, प्रोविंशियल लेजिस्लेचर से लोगों को इलेक्ट किया गया था। और ये असेंबली जो थी वो आपके हर एक जगह के लोगों को फेयर ज्योग्राफिकल शेयर्स दे रही थी, ठीक है। असेंबली जो है वो डोमिनेटेड थी काफी ज्यादा इंडियन नेशनल कांग्रेस के मेंबर्स के द्वारा, क्योंकि वही सबसे बड़ा पॉलिटिकल पार्टी था उस वक्त। वो एक बड़ा प्लेटफॉर्म था जिससे लोग इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल में पार्टिसिपेट करते थे, इसीलिए ज्यादातर लोग इंडियन नेशनल कांग्रेस के हिस्सेदार थे। वरना कई सारे लोग मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, ऐसे सारे पॉलिटिकल पार्टीज के भी हिस्सेदार थे और उससे भी आपके यहाँ पे असेंबली में मेंबर्स जो हैं वो पाए जाते थे, ठीक है। ऐसा भी है कि कई सारे मेंबर्स वो भी थे जो कांग्रेस को बिलोंग नहीं करते थे या कांग्रेस से अग्री भी नहीं करते थे, बट स्टिल वर अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। सो देयर वाज नो डोमिनेशन, देयर वाज नो पार्शियलिटी। सोशल टर्म्स में हर तरह के जो आपके रिप्रेजेंटेशन पॉसिबल हो सकती थी, जितनी बेस्ट कॉम्पोजिशन हो सकती थी इंडिया के डाइवर्सिटी को प्रेजेंट करने के लिए, वो वहां पे इंक्लूडेड थी। और इसीलिए आज भी इतने डाइवर्स इंडिया में हम उसका प्रेजेंस देख पाते हैं, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने काम की है, ठीक है, जितने सिस्टमैटिक तरीके से, जितने ओपन डिस्कशन के साथ, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। क्या सिस्टम हुआ करता था पहले? कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स थे जिस पे उन्होंने अग्री किया। उन्होंने बोला राइट टू वोट चाहिए, राइट टू इक्वालिटी, फ्रीडम, ये सब चाहिए, ठीक है। ये सब बेसिक प्रिंसिपल पे अग्री किया। फिर जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी जिसके डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो थे चेयरपर्सन थे, चेयर्ड बाय हिम, वो उस पे आर्टिकल लिखते थे कि ये आर्टिकल बनेगा, ये आर्टिकल बनेगा, ये आर्टिकल बनेगा, और फिर लाकर प्रेजेंट करते थे असेंबली में वो बाकी 299 लोगों के साथ। उसमें सेवरल राउंड्स ऑफ डिस्कशन होता था उस ड्राफ्टेड कॉन्स्टिट्यूशन पे, क्लॉज बाय क्लॉज, यानी कि लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड, पैराग्राफ बाय पैराग्राफ, हर एक चीज पे। और मतलब ऐसा नहीं है कि पहली बार जो अमेंड किया उसमें थोड़े बहुत चेंजेस किए, पहले बार जो आपका ड्राफ्ट किया गया उससे आखिरी बार तक 2000 बार अमेंडमेंट्स किए गए बच्चे। 2000 बड़े चेंजेस, छोटे मोटे चेंजेस तो हटा दो, 2000 big changes were made. The members, they kept on, continuously negotiating and discussing it for more than 114 days, right? 3 सालों तक 114 बार वो मिले और 114 बार दिन भर डिस्कस करते थे हर एक डॉक्यूमेंट को, हर एक वर्ड को उस कॉन्स्टिट्यूशन के लिखे हुए कि क्या है ये, क्यों है ये, इसमें ये क्यों डाला है, ये मुझे सही नहीं लग रहा है, ये कॉन्फ्लिक्टिंग लग रहा है, और ये सब कुछ डाला। और ये डिबेट्स जो है ये रिकॉर्डेड भी है, हम इसे सुन सकते हैं ताकि हम कहीं भी ये ना कह सके कि ये अनफेयर लग रहा है। इसे हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स के नाम से जानते हैं। ये 12 बल्कि वॉल्यूम में आज भी पाया जाता है। मुझे बहुत मन है ये एक्सप्लोर करने का, आई स्टिल नॉट डन इट, बट आई थिंक इट इज अ ग्रेट वे, जिससे मतलब हमारी जुडिशरी भी कैसे इंटरप्रेट करती है कॉन्स्टिट्यूशन को। दे मस्ट हैव समथिंग टू गो बैक टू, राइट? सो दिस इज व्हाट दे एक्चुअली गो बैक टू एंड दिस इज वेयर दे इंटरप्रेटेड फ्रॉम।
अब बात आती है गाइडिंग प्रिंसिपल्स की। अगर हमारी, तो ये ड्राफ्टिंग हमने समझ लिया, ये 12 बल्कि वॉल्यूम्स में है, वो हमने समझ लिया। आपको लिंक करना है बबल, दिस इज एक्चुअली वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमिटी कौन थे? शक्ल से पहचानो। आई वुड ऑल्सो लव टू नो हु ऑल आर हियर, इफ यू गाइज नो अबाउट इट। So guys, Dr. B.R. Ambedkar is the answer. The other people, I think you should definitely know. Rajendra Prasad and Abdul Ghaffar ji हैं, तो आपका Dr. B.R. Ambedkar is the correct answer, right? ये सही मैच होगा. Okay. Just give me a second. Let me check. If needed, we'll have another session. Okay, we don't have a lot. We'll take 10-15 more minutes to wind this up. 10 minutes. Okay. If you feel you have to go, please feel free to go. इसमें कुछ ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा जिसपे आप अटक जाओगे, तो आप उसको बाद में भी रिजॉल्व कर सकते हो मुझसे पूछ करके. एंड इफ यू फील दैट यू वांट टू लीव द सेशन, प्लीज फील फ्री टू लीव द सेशन, कीपिंग द इंटरेस्ट ऑफ टाइम इन माइंड. ओके, अब हमें फिलोसफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को समझना है. जब हम कह रहे हैं अंडरस्टैंडिंग द गाइडिंग वैल्यूज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, गाइडिंग वैल्यूज क्या हो सकते हैं? हमने कुछ टर्म्स निकाले अपने दिमाग में, डेमोक्रेटिक रहेंगे, रिपब्लिक रहेंगे, ये टर्म्स हैं. अब हम क्या करेंगे, हर एक आर्टिकल बनाएंगे जो इस टर्म को जस्टिफाई करेगी. यही हमारे गाइडिंग प्रिंसिपल्स होते हैं. हमारा कोई भी रूल बनता है ना बच्चे, जैसे रिजर्वेशन आया तो लोगों ने क्वेश्चन किया क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल है, तो हमने सारी चीजों को पढ़ा, इन प्रिंसिपल्स को पढ़ा और देखा कि क्या ये बिल, ये रूल इस चीज से अलाइंड है या नहीं है. अलाइंड है तो हमने इसको कॉन्स्टिट्यूशनल माना, नहीं तो हम कह देते कि नहीं अलाइंड नहीं है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल. ठीक है, तो अब इस चीज को समझते हैं. तो हमें समझना है कि जो प्रोविजंस डाले गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में अलग अलग सब्जेक्ट पे, उनकी फिलॉसफी क्या है, उसके ओवरऑल फिलॉसफी, ओवरऑल आपका जो अप्रोच है उसको अंडरस्टैंड करना है. हमें काफी तरीके से कर सकते हैं. हम सबसे पहले देखेंगे कि कुछ मेजर लोग जो हैं उनकी अंडरस्टैंडिंग क्या थी, क्योंकि वो इक्वली इंपॉर्टेंट है. उन्होंने इसको कॉन्स्टिट्यूशन में डाला था अपनी फिलॉसफी के हिसाब से, और प्रियम्बल जब आप देखोगे तो आपको यही दिखेगा. ठीक है, सो वेज 1 सेकेंड. So by reading the views of our major leaders on the constitution, we can identify this. That's one way of approaching it. दूसरा तरीका क्या है फिलोसफी को समझने का? By reading what the constitution says about its own philosophy, जो preamble से हमें मिल जाता है. ठीक है, दोनों ही तरीके से. ओके, सो ड्रीम क्या है और प्रॉमिस क्या है? महात्मा गांधी ने बोला, एंड इंटरेस्टिंगली एनफ गाइज, यू मे हैव नॉट एक्सपेक्टेड दिस, बट महात्मा गांधी वाज एक्चुअली नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग. ओके, आप में से कुछ लोगों ने देखा होगा कि हम इतने सारे लोगों की बात कर रहे हैं. आपने कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में अलग अलग लोगों के नाम अपनी किताबों में पढ़े होंगे, है ना. आपने नाम पढ़ा होगा कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर हैं, आपने पढ़ा होगा कि राजेंद्र प्रसाद हैं, T.T. कृष्णाचारी, अबुल कलाम आजाद, वल्लभ भाई पटेल, ये आयरन मैन जिन्हें हम कहते हैं वो हैं. देन यू हैव आई थिंक जयपाल सिंह, H.C. मुखर्जी. देन वी हैव ऑल्सो बीन गिवन सरोजनी नायडू. ठीक है, ये इतने सारे लोग हैं, लेकिन एक नाम जो शायद हम कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट करते हैं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी हैं, ठीक है, वो है जवाहरलाल नेहरू जी हैं, वो है महात्मा गांधी का. बट इंटरेस्टिंगली एनफ ही वाज एक्चुअली नॉट अ पार्ट ऑफ द member of the Constituent Assembly. I would really like you to find that why was he not a part of the Constituent Assembly. I will tell you in the next session. ठीक है, लेकिन वो भले नहीं थे, कई सारे लोग थे जो उनके विजन को जरूर फॉलो करते थे, और कई सालों पहले ही बच्चे, देखो ऐसा है कि जब ये अलग अलग ड्राफ्ट्स जा रहे थे वहां पे सब, जैसे 1928 में मोतीलाल नेहरू जी ने जब पहला रेजोल्यूशन डाला कॉन्स्टिट्यूशन का, वहां पे कई सारे आइडियाज ड्राफ्ट हो चुके थे कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन में ये चाहिए, है ना. तो ये डिस्कशन तो पहले से चलता रहा था, जिसमें महात्मा गांधी जी खुद भी हिस्सा रह चुके थे. बट एनीवेज, ही हैड रिटन यंग इंडिया इन 1931.
जहां पे उन्होंने साफ साफ लिख दिया था व्हाट डज ही एक्सपेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन टू लुक लाइक एंड व्हाट वुड ही वांट द कॉन्स्टिट्यूशन टू लुक लाइक, राइट। तो इससे लोगों ने बहुत ज्यादा इंस्पिरेशन ली थी इस विजन से उनके, और इसको बहुत ज्यादा बहुत स्ट्रांगली फॉलो किया गया था। तो जैसे लीडर्स के हिसाब से जब हम कह रहे हैं कि हम कॉन्स्टिट्यूशन को देखने की समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो महात्मा गांधी ने क्या विजुअलाइज किया, डॉक्टर B.R. Ambedkar has been a very very prominent name, right, the chairperson of the drafting committee. I mean that's a huge thing in itself. देखो ये याद रखना कि अदरवाइज अगर आप से पूछा जाए कि आपके जो ये क्या बोलते हैं, otherwise who is the president of the constituent assembly, you always have to remember that you will say Dr. Rajendra Prasad, but when you are asked that who was the chairperson, the chairman of the drafting committee, it will be Dr. B.R. Ambedkar, ठीक है। So anyways, गांधी जी ने साफ लिखा हुआ था that he believes that there should be no high class, no low class, there should be equality, people should live in perfect harmony, and India should get rid of untouchability, और ड्रग्स ना हो, ड्रिंक्स ना हो, लोग अपनी फंडामेंटल राइट्स एंजॉय करें। ये सारे आइडियाज उन्होंने अपने विजन में लिख दिए थे, उसको हमने जितना ज्यादा हो सका अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इनकलकेट करने की कोशिश की, ठीक है। एंड इसी की वजह से हम ये भी कह सकते हैं कि इसी ड्रीम से हम बाहर निकल के आए और इंडिया जो है काफी हद तक अनटचेबिलिटी जैसी प्रॉब्लम, इनइक्वालिटी जैसी प्रॉब्लम, उसको एलिमिनेट कर पाई। डॉक्टर B.R. Ambedkar ने भी साफ साफ बोला था, बिकॉज ही हिमसेल्फ केम फ्रॉम द डिप्रेस्ड क्लास सोसाइटी, ही प्लेड अ वेरी वेरी की इंपॉर्टेंट एंड की रोल इन द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हाउएवर ही हैड अ वेरी डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ inequalities compared to Gandhi ji, and they did not share the same vision, but they did not share the same opinion, but the vision was the same, that inequality should be removed, right? He would very much criticize Gandhi ji, बिल्कुल उसमें वो नहीं करते थे, he was not reluctant, he was very vocal about it। लेकिन अपने जो उनकी कंक्लूडिंग स्पीच थी उसमें इनफैक्ट उन्होंने ये कहा भी था कि हम जो है एक नए लाइफ में जा रहे हैं जहां अब कॉन्ट्रडिक्शंस बढ़ने वाली हैं। हमने आजादी तो पा लिया है, ठीक है, इक्वालिटी तो पा लिया है, लेकिन ये पॉलिटिकली पाए, जब तक उसे सोशल लाइफ में और इकोनॉमिक लाइफ में सच में इंप्लीमेंट ना किया जाए, इनइक्वालिटी से लोगों का पीछा नहीं छूटेगा, ठीक है। पॉलिटिकली हम हर एक इंसान को एक वोट एक वैल्यू ये सब कुछ कह रहे हैं, लेकिन फैक्ट यही है कि सोशल और इकोनॉमिक लाइफ में जो है लोगों के अंदर स्ट्रक्चर्स कंटिन्यू करेंगे, हर एक इंसान सेम वैल्यू के साथ ट्रीट नहीं किया जाएगा। और जब तक हम इस कॉन्ट्रडिक्शन के साथ चलते जाएंगे तब तक हम नहीं कह सकते हैं कि हम ट्रूली इक्वालिटी को इंप्लीमेंट कर पाए हैं, और तब तक हम नहीं कह सकते हैं कि हमारा पॉलिटिकल डेमोक्रेसी जो है वो फुल फ्लेज्ड जो है वो इंप्लीमेंट हो पा रहा है, ठीक है। तो ये एक अलग लीडर थे जिनका एक अलग व्यू था। तो एलिमिनेशन ऑफ इनइक्वालिटीज की वो बात करते थे, डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग थी उनकी, क्रिटिसाइज करते थे, लेकिन इस असेंबली के स्पीच में उन्होंने इसी बात को कंक्लूड किया था, ठीक है। तो अब हम एक और जल्दी से क्वेश्चन कर लेते हैं, विच इज इन विच मैगजीन गांधी जी एक्सप्रेस्ड हिज आइडियोलॉजी रिगार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। स्टूडेंट वेलकम टू द ऐप। And very good everyone, the correct answer would be Young India, है ना। प्रतिभा, सलोनी, यशी, वेरी गुड, यंग इंडिया 1931 में लिखा था उन्होंने। अब हमारे पास आखिरी जो एक नाम रह गया है वो है जवाहरलाल नेहरू जी का। वाज इन फैक्ट द वेरी फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंटरिम गवर्नमेंट आल्सो एंड द फर्स्ट डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट आल्सो, एंड यू वुड हैव सीन हिम वर्किंग वेरी क्लोजली विद महात्मा गांधी, राइट। तो जब हम जवाहरलाल नेहरू जी की तरफ टर्न करते हैं, जब उन्होंने कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के बारे में बात की, जब उन्होंने आजादी के बारे में बात की, उनकी जो स्पीच है वो ट्रिस्ट विद डेस्टिनी के नाम से जानी जाती है, काफी फेमस है, जहां पे उन्होंने कहा है कि हिस्ट्री में हमने बहुत कुछ देखा है और अब हम आगे एक अपने ओल्ड से नए की तरफ, एक नए स्टार्टिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। सोल ऑफ नेशन जो इतने वक्त से सप्रेस्ड रहा है उससे हम उभर कर निकलेंगे, हम सर्व करेंगे इंडिया को, उसके लोगों को, और अब ह्यूमैनिटी के तरफ से सर्व करेंगे। लोगों के पास फ्रीडम होगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी,
है ना, पास्ट से हम उभरेंगे, पास्ट खत्म पूरी तरीके से नहीं हुआ, उसका असर खत्म होने में वक्त लगेगा, लेकिन फ्यूचर जो है वो हमारा इंतजार कर रहा है। फ्यूचर भी आसान नहीं होने वाला है, लेकिन हम स्ट्राइव करते रहेंगे और हम डेवलप होंगे। तो ये भी एक उनकी फिलॉसफी थी, ये भी उनकी एक अंडरस्टैंडिंग थी, वेयर ही क्लियरली सेड what he expected the constitution to do, right? Now we're going to talk about the philosophy of constitution. Constitution के हिसाब से क्या philosophy है, जो हमारी असेंबली के कुछ लीडर्स की हमने देख ली। तो बच्चे बहुत सारे वैल्यूज हैं जिसने इंस्पायर किया, गाइड किया हमारे फ्रीडम स्ट्रगल को, और उससे हम इतना स्ट्रांगली नर्चर करते थे, रेजोनेट करते थे, बिलीव करते थे कि वो हमारे डेमोक्रेसी की एंड हेंस कॉन्स्टिट्यूशन की बिल्कुल फाउंडेशन बन गई। और ये आप देख सकते हो हमारे प्रियम्बल में भी बिल्कुल साफ शब्दों में एम्बेडेड है, लिखी हुई है, और वही है जो किसी भी आर्टिकल को, कोई रूल रेगुलेशन कुछ भी बनता है, उस आर्टिकल को गाइड करती है। देखो तुम्हें कभी भी लगे ना कि यार ये जो पॉलिसी बनाई है गवर्नमेंट ने ना, ये मेरे को सही नहीं लग रही है, प्रियम्बल खोलो और उस पॉलिसी को देखो, अगर उसमें जो वर्ड्स लिखे हैं उसका थोड़ा भी एलिमेंट उस पॉलिसी में दिखता है तो तुम्हें जस्टिफिकेशन समझ आ जाएगी। बट अगर उसके अगेंस्ट लगता है तो आप जाकर के चैलेंज करो कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल लग रहा है हमें। वही गाइडिंग प्रिंसिपल है। पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ना एक रेगुलर इंसान के लिए रोजमर्रा की जिंदगी में पॉसिबल नहीं है, लेकिन क्या हम फिर भी ये कर सकते हैं कि उससे कंपैरिजन कर सकते हैं, इंस्पिरेशन ले सकते हैं? ये जरूर कर सकते हैं, और इसके लिए प्रियम्बल है हमारा। तो कॉन्स्टिट्यूशन हमारे प्रियम्बल क्या है, एक छोटे से स्टेटमेंट के साथ जो हमारे बेसिक वैल्यूज, जिस पे पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड है। आप ऐसा कह सकते हो जिस्ट, समरी, कॉन्क्रीट, एसेंस, ठीक है, बिल्कुल पूरा रस गार करके जो कॉन्सेंट्रेशन निकला है वो हमने प्रियम्बल में डाल दिया है। ये सारे के सारे 28 के 28 आर्टिकल जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, वो हमारी प्रियम्बल ही उसे गाइड करती है। तो प्रियम्बल क्या है, अगर डेफिनेशन पूछा जाए तो इट स्टार्ट्स विद अ शॉर्ट स्टेटमेंट ऑफ वेरी बेसिक वैल्यूज। ये देखो, वी द पीपल ऑफ इंडिया, राइट, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, secular, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens justice, चाहे वो social, economic हो, political हो, liberty of thought, expression, belief, faith, and worship, equality of status and opportunity, and to promote among all fraternity, assuring the dignity of individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November of 1949, do hereby adopt, enact, and give to ourselves this Constitution. आप देखो हर एक चीज, सेक्युलरिज्म की बात कर लो, लिबर्टी की बात कर लो, इक्वालिटी, पॉलिटिकल, जिस भी बात कर लो, वो सब यहाँ पे इन छोटे से शब्दों में साफ साफ डिफाइंड है। कितनी छोटी सी डॉक्यूमेंट है, बट कितनी ज्यादा वेटेज और कितना वाइड इंटरप्रिटेशन कैरी करती है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसमें दो शब्द ऐसे हैं, जैसे कि हमारा आप सोवरीन और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक देखोगे, ये बाद में ऐड किया गया था, और यहाँ पे यूनिटी ऑफ नेशन भी जो है बच्चे, वो बाद में ऐड किया गया था। तो 42nd अमेंडमेंट 1976 में जब हुई थी, तो ये वर्ड जो सोवरीन है, ये पहले यहाँ एग्जिस्ट नहीं किया करता था, ये उस वक्त ऐड किया गया था, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक भी। और साथ ही साथ जो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं यूनिटी ऑफ द नेशन की, ये यूनिटी ऑफ द नेशन, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, तो इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, तो यूनिटी ऑफ द नेशन, ये भी, ये 2 जो है, ये भी हमारा 1946 में सेक्शन 2 के अंडर जो है ऐड किया गया था। ठीक है, सो दिस इज व्हाट आवर प्रियम्बल स्टैंड्स फॉर। अब ये प्रियम्बल का आइडिया जो इंस्पिरेशन है, हमने अमेरिकन मॉडल से लिया है। कई सारे हमारे कंट्रीज है कंटेम्प्रेरी, जिनके आप कॉन्स्टिट्यूशन में देखोगे कि वो प्रियम्बल से ही स्टार्ट होती है। साउथ अफ्रीका का भी इनफैक्ट कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो प्रियम्बल से स्टार्ट होता है, लेकिन जब आप देखोगे तो उन्होंने भी इंस्पिरेशन लिए और उनका प्रियम्बल अलग है, वो हमारी किताब में इनफैक्ट दिया भी गया है। ठीक है, तो जब आप प्रियम्बल को पढ़ते हो तो आप बहुत केयरफुली अगर उसके हर एक टर्म को देखोगे तो आपको साफ दिखेगा कि वो खुद में एक बहुत डेप्थ कैरी करने वाली डॉक्यूमेंट है। वो सारी फिलॉसफी जिसपे इतनी मोटी बल्कि, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन काफी बल्कि बोली जाती है क्योंकि बहुत कुछ है उसमें, इतनी बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन पूरी बनी है सिर्फ इस एक डॉक्यूमेंट में लिखे गए हर वैल्यू पे, हर एक स्टैंडर्ड पे, और उसी के बेसिस पे हम हर एक चीज को एग्जामिन और इवेल्युएट करते हैं, चाहे कोई लॉ हो, कोई एक्शन ऑफ गवर्नमेंट हो, वो अच्छा है, बुरा है, कितना कॉन्स्टिट्यूशनल है, क्या वो सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करता है या नहीं, वो यहीं से हमें पता चलता है। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन है, डैश एज एन इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट इन अ कॉन्स्टिट्यूशन विच स्टेट्स द रीजन एंड द गाइडिंग वैल्यूज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, वो क्या है, वो आपको बताना है। द डैश एंड डैश अभी किया है हमने,
सिंपल है काफी। ये क्वेश्चन मुझे थोड़ा ऑफ लग रहा है, मुझे लग रहा है कि आप शायद इसको कर नहीं पाओगे, यू मे नॉट बी प्रॉपरली एबल टू आंसर इट। प्रियम्बल, यहाँ पे प्रियम्बल जाना है, ये ब्लैंक यहाँ पे बना हुआ है तो कंफ्यूजिंग लग रहा होगा। प्रियम्बल इज एक्चुअली द करेक्ट आंसर, सो इट इज द प्रियम्बल विच इज एन इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया प्रतिभा, यशी स्टूडेंट, वेरी गुड। नाउ लुकिंग एट द वेरियस एलिमेंट्स, जैसे मैंने बोला कि कॉन्स्टिट्यूशन इट रीड्स लाइक अ पोएम, कंटेन्स ऑल द फिलोसफी। द प्रियम्बल इट रीड्स द कॉन्स्टिट्यूशन लाइक अ पोएम, इट इज द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एग्जामिन्स एंड evaluates everything on the basis of the constitution. It is what our preamble stands for, right? अब यहाँ पे वी द पीपल ऑफ इंडिया, अब हर एक एलिमेंट को एक एक करके समझते हैं। वी द पीपल ऑफ इंडिया यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ड्रॉ हो रही है और इनैक्ट की जा रही है वो कौन करिए। जब हम शुरू से पढ़ रहे बच्चे, हम कहते हैं ना कि इट इज अ रिटन सेट ऑफ लॉज एंड रूल्स विच इज अडॉप्टेड बाय द पीपल इन अग्रीमेंट ऑफ द सिटीजंस। तो ये वी द पीपल ऑफ इंडिया में हम ये दिखा रहे हैं कि इट इज इनैक्टेड बाय द पीपल। हाउएवर वी डिड नॉट डायरेक्टली ऑल ऑफ अस पार्टिसिपेट, बट आवर रिप्रेजेंटेटिव्स वर द वन हु डिड इट ऑन आवर बिहाफ एंड हैंडेड डाउन टू अस एंड वी एक्सेप्टेड। किसी बाहर के लोग ने आकर के, आउटसाइड पावर ने, ब्रिटिशर ने, अमेरिकन ने हमको नहीं दे दिया, हमारे लोगों ने बनाया और हम इंडियंस ने इसको एक्सेप्ट किया है। तो ये वी द पीपल ऑफ इंडिया, ये एलिमेंट इस बात का को दिखाता है। दूसरी चीज क्या दिखाती है यहाँ पे, रिपब्लिक। रिपब्लिक का मतलब हेड ऑफ स्टेट जो है वो इलेक्टेड होगा बाय द सिटीजंस, ना कि कोई हेरिडिटरी पोजीशन पे कि कोई राजा है, कोई डिक्टेटर है, जनरेशनली रूल कर है, नहीं। जो भी हेड ऑफ स्टेट बनेगा वो लोगों से इलेक्ट होकर बनेगा। सोवरीन यानी कि कोई भी बाहर का पावर हमारे डिसीजन मेकिंग में इंटरवीन नहीं करेगा, हम इंडिपेंडेंटली पावर कैरी करते हैं अपने गवर्नमेंट को चलाने की। कोई डिक्टेटरशिप, कोई कॉलोनाइजेशन, कोई इंपीरियलिज्म कुछ भी वर्क नहीं करेगा। जस्टिस विच मीन्स no citizens will be discriminated, everyone will be provided with equality on the grounds of caste, religion, gender, कोई discrimination नहीं होगा, सबको इंसाफ मिलेगा, rule of law रहेगा। liberty which means until unless there is absolute necessity and it makes sense, there will be no restrictions on anybody in any way possible। socialist यानी कि wealth जो है, अभी हमने socialism के बारे में पढ़ा है रशियन रिवोल्यूशन में, so it will be generated socially, it will be shared by the society equally। जो जितनी मेहनत करेगा उसको उतना मिलेगा, किसी से किसी का हक नहीं छीना जाएगा। सेक्युलर यानी कि किसी के ऊपर कोई रिलीजन नहीं इंपोज की जाएगी, सबको सबका रिलीजन, सबकी आजादी मिलेगी। डेमोक्रेटिक यानी कि इक्वल पॉलिटिकल राइट्स के साथ लोग अपने लिए एक गवर्नमेंट बनाएंगे जहां पे दे विल बी द सेंटर ऑफ द पावर, नथिंग अबव एंड बियॉन्ड विल बी देयर बियॉन्ड देम, राइट। फ्रेटर्निटी यानी कि पूरा देश जो है एक परिवार की तरह ब्रदरहुड फॉलो करेगा। वी आर ऑल मेंबर्स ऑफ द सेम फैमिली, क्योंकि कई बार क्या होता है एक देश में आपको वो सेम फैमिली वाली फीलिंग नहीं आती, एलियनेशन ना फील हो। तो जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन में क्या हुआ था, लोगों को ऐसा लगता नहीं था कि उनका अपना देश है, तो वो ओनरशिप के लिए डेमोक्रेसी होना बहुत जरूरी है, फ्रेटर्निटी होना बहुत जरूरी है। इक्वालिटी यानी कि हर एक इंसान इक्वल है। इक्वल है कहने का मतलब ये नहीं है कि पॉलिटिकली इकोनॉमिकली इक्वल है कि सबके पास सेम पैसे हो, इक्वालिटी तो हर एक सेंस में होती है। इक्वल है कहने का मतलब है एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, व्हाट यू आर is what Prime Minister Modi ji is what our president is what the chief minister of any other state is what I am, is what a rickshaw puller is what a vegetable seller is what the poorest person of India is। हम सबका हक सेम है, हम सबके लिए लॉ जो है वो सेम है। ट्रेडिशनल सोशल इनइक्वालिटीज जो है वो सब खत्म हो जाएगी, सबके पास सेम बराबर पावर होगा और रूल ऑफ लॉ जो है वो लगेगा। So what is the correct meaning of republic is the next question. Form of government where people enjoy equal political rights, complete freedom to allow religion, head of state elected by people not hereditary, or citizens cannot be discriminated on the ground of caste or religion. So guys, form of government where people enjoy equal political rights, ये democracy होती है। complete freedom to follow any religion is secularism, citizens cannot be discriminated is political equality again, head of state is not a hereditary person, that is what we mean by republic। ठीक है, finally institutional design। तो कॉन्स्टिट्यूशन, इंस्टीट्यूशनल डिजाइन से हमारा क्या मतलब है? क्या सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन बना देना मात्र
हमारा काम पूरा कर देता है। क्या इसका मतलब ये है कि हमने कोई भी चैलेंजेस उसके आगे एंटिसिपेट नहीं किए? अब देखो दो चीज है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक्चुअली रिजिड बोला जाता है नेचर में, ठीक है, यानी कि उसमें बदलाव करना आसान नहीं है। बट डज दैट मीन दैट देयर शुड बी नो चेंजेस? इज दैट राइट? नो, देयर शुड ऑलवेज बी अ विंडो फॉर चेंज। फॉर एग्जाम्पल अभी कॉन्स्टिट्यूशन 75 ईयर्स पुराना हो चुका है, कई सारी चेंजेस, कई सारे डेवलपमेंट, कई सारी चीजें आई, उसे अपडेट करते रहना, सुधारते रहना बहुत ज्यादा जरूरी है वक्त के साथ रेलिवेंट रहने के लिए। तो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करते रहना अपडेटेड रहने के लिए और रेलेवेंट रहने के लिए बहुत जरूरी है, और इसे हम कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कहते हैं। अमेंडमेंट यानी कि स्मॉल अपडेट्स और स्लाइट चेंजेस दैट यू मेक। आपने पूरा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बदला, आपने थोड़ी सी चीजों को ट्वीक किया, थोड़ा बढ़ा दिया, घटा दिया, ऐड कर दिया। लीगल लैंग्वेज को यूज किया गया है इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में। अगर आप पढ़ोगे कॉन्स्टिट्यूशन पहली बार का और अभी का तो आपको दिखेगा। तो एक्चुअली जब कॉन्स्टिट्यूशन में देखोगे ना, वो इतने इस तरीके से लिखा हुआ है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे समझ नहीं आता, उसको हम अलग तरीके से समझते हैं। बट द पॉइंट बीइंग कि कॉन्स्टिट्यूशन ये डिफाइन करता है कि किसके पास कितना पावर होना चाहिए, कौन क्या डिसीजन लेगा, किसकी क्या जुरिस्डिक्शन है, कौन क्या कर सकता है, ताकि गवर्नमेंट की भी पावर लिमिटेड हो, सिटीजन्स के भी राइट्स जो है गिवन रहे, दोनों सेफ गार्डेड रहे, कोई कभी किसी को एक्सप्लॉइट ना करे। और ये भी ध्यान में रखा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने कि ऐसा हो सकता है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो हमने आज बना दिया है वो सेम चीज हमेशा के लिए रेलेवेंट ना रहे, वक्त के साथ इसमें जो है चेंजेस करने की जरूरत पड़ेगी। ये स्टैटिक और सेक्रेड और अनऑल्टरेबल नहीं हो सकता है कि हमने इसमें कोई बदलाव नहीं किए, कोई विंडो ही नहीं छोड़ा चेंजेस के लिए। तो इन चेंजेस के लिए हमने पूरा बदलने का वो नहीं दिया है, चेंजेस के लिए हमने विंडो छोड़ा है, जिससे मैंने अभी बताया कि हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कहते हैं। ये एक अरेंजमेंट दिखाती है प्रॉपर लीगल लैंग्वेज में हर एक तरीके से कि किसका कितना राइट है, और डिफाइन करती है किसके पास कितने पावर होंगे, ताकि गवर्नमेंट और सिटीजन्स के राइट्स वायलेट ना हो। बाकी जगह पे आप यही देखोगे। तो अब ये चेंजेस भी उन्होंने डिफाइन किए हुए हैं कि कैसे हो सकते हैं। ये क्या करती है, लिमिट भी करती है गवर्नमेंट के पावर को और लोगों को फंडामेंटल राइट भी देती है। और बच्चे चेंज करना भी अगर हमें कॉन्स्टिट्यूशन को, तो दोनों ही लेवल ऑफ गवर्नमेंट, सेंट्रल लेवल और स्टेट लेवल, दोनों की जो है रजामंदी चाहिए होगी, यूनिलैटरली नहीं हो सकती। इसलिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन को रिजिड बोला है, फ्लेक्सिबल नहीं है बहुत कि अरे बड़ा आसान है उसको चेंज कर देना। चेंज करना है, मेहनत लगेगी, ताकि कोई भी आराम से अपनी मर्जी से कुछ भी हेर फेर ना करते, ठीक है। सो दैट्स द होल आइडिया ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. Now with this we have finished the chapter. I understand the session went pretty long. So what did we do? We understood the philosophy of the constitution by reading the views of our major leaders. Dreams and promises देखे हमने महात्मा गांधी, B.R. अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू के। हमने देखा कि प्रियम्बल कैसे डिक्लेयर करता है सोवरेनिटी, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक इंडिया को, और कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कैसे डिफाइन करता है पावर और डिसीजन और चेंजेस के लिए अमेंडमेंट्स का हमने रास्ता छोड़ा है. So do not forget to do the questions from the topic, explore the apps, and if you have any queries, ask a doubt में पूछना है, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना बिल्कुल भी मत भूलना, ठीक है. So with this, we have come to the end of the session. Any doubts, any queries, feel free to ask and get it clarified. Otherwise, I'll be ending this session. Thank you so much, everyone, for being here. I think constitutional design and the different ideas that have been put into the constitution shows the richness and the depth of the understanding of what our, what our constitution makers had as a vision, and it's a huge thing in itself, right? So with this, thank you so much everyone for being here. Do not forget to hit the like button, share the video with your friends if they have not been here, and I'll see you guys soon. Till the next time, take good care of yourselves. Have a great time, have a great evening, good night, and till the next time I see you, please make sure to stay tuned and keep imbibing.